मेरे मन में ये बात नहीं थी जो कि हर कोई मुझसे कह रहा था कि अरे यार डर लगे ना तो कांपना मत, अगर भूल जाओ ना तो रुकना मत। मुझे लग रहा था कि वो डर तो मेरे मन में आ ही नहीं रहा है, बट ऐसा क्यों? तो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा एक ऐसा हुक होना चाहिए जो कि किसी ना किसी रूप में आपके लिसनर के मन में क्यूरियोसिटी जगाए। इंडिविजुअल कन्वर्सेशन तो आपकी मैं जॉब इंटरव्यू में देख लूंगा, मुझे तो ये देखना है कि चार लोगों के साथ बैठ के आपका बातचीत करने का तौर तरीका क्या है। जॉब इंटरव्यू में डर लगे, आप बस 2 गहरी सांस लीजिए या बोलते समय सांस लेते रहिए। ये नहीं कि एक सांस में लंबी सी बात कह देना है, आई एम स्पीकिंग, लेकिन मैं अपनी ब्रेथ को भी वैल्यू दे रहा हूँ उस बीच में, क्योंकि वो मेरे सर्कुलेशन को मेंटेन कर रही है एंड ये सर्कुलेशन मेरे शब्दों में क्लैरिटी जोड़ रहा है। तो ये बेसिक प्रैक्टिस आपके बड़े से बड़े डर को थोड़ा तो कम कर ही सकती है। अगर एक एक्सपीरियंस्ड बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है ना, तो वो आपको रुलाना नहीं चाहता है, वो सच में आपकी बात सुनना चाहता है, वो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहता है, इसीलिए वो जॉब ओपनिंग खोली गई है। आई कांटेक्ट का मतलब ये है, कई बार हम लोग ये स्पेशली स्पीच प्रेपरेशन के सजेशन सुनते हैं कि अरे ऑडियंस को मत देखो, इमेजिन करो कि ऑडिटोरियम खाली है, कहीं पे भी देख के बात करो। यार आप मुझको ये बताओ, अगर मैं एक सेशन डिलीवर करने जा रहा हूँ और आप 1 घंटे मेरा भाषण सुन रहे हैं, क्या आपका मन नहीं करेगा कि आप मेरी आंखों में आंखें डाल के मेरी बात सुन सकें? बिल्कुल। विश्वास आपको तभी होगा मेरी बात पे। तो बहुत जरूरी है कि आप एक कांस्टेंट आई कांटेक्ट मेंटेन करें, इवन तब भी जब आप कह रहे हैं कि आपको किसी सवाल का उत्तर नहीं पता। एंड होता क्या है कि जब आपके मन में डर बैठने लगता है किसी बात को लेके, वो कोई इंस्टेंट सिनेरियो हो चाहे जो भी हो, आपने सुना होगा एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, या तो लड़ो या फिर भागो। तो पब्लिक स्पीकिंग में भी यही होता है। जॉब इंटरव्यू में आपका भागने का मन करेगा रादर देन उस क्वेश्चन को आंसर करने का। सबसे पहली चीज जो आपको स्ट्रेटिंग करनी है वो है आपकी बैक। आपकी स्पाइन जैसे ही स्ट्रेट हो जाती है, 2 चीजें होती हैं। एक तो सामने वाले इंसान को ये लगने लगता है कि ये इंसान इतना तो कॉन्फिडेंट है कि वो प्रॉपरली बोल पा रहा है अपनी बात को एक प्रॉपर पॉस्चर के साथ, वो डिसिप्लिन्ड है इतना। एंड आपकी बॉडी को और आपके माइंड को भी सिग्नल मिलने लगता है। कभी भी अगर आपको डर भी लगे, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो कि कैसे बोलें, क्या बोलें, क्यों बोलें, कब बोलें, अपनी इन 5 उंगलियों को देखिए और काउंट करिए 1 2 3 4 5, बट इनको बदलिए विद द कंटेंट, क्लैरिटी, क्रिएटिविटी, कनेक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंस। हम अक्सर जब इंटरनेट पर किसी व्यक्ति को ऑडियंस के बीच बोलते देखते हैं तो हमारे मन में भी आता है कि यार हमें भी लोगों के बीच जाना है और उनके बीच अपनी बात रखनी है। लेकिन जब हम बात करने जाते हैं, अपनी बात रखने जाते हैं, तो अक्सर घबरा जाते हैं या फिर डर जाते हैं। ऐसे में हमें ज़रूरत महसूस होती है एक मेंटोर की, एक ऐसे व्यक्ति की जो हमें ये बता सके कि बिना डरे और बिना नर्वस हुए अपनी बात को लोगों तक कैसे पहुंचाना है। आपकी इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आज नवभारत टाइम्स एक खास शो लेकर आ गया है, जहां हमारे साथ मौजूद है एक बहुत खास मेहमान। प्लीज वेलकम यश तिवारी। ग्लैड टू बी हियर। यश, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स में। थैंक यू सो मच। एंड बहुत ही खुशी हो रही है आज इस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हुए, बिकॉज हम बिलोंग करते हैं एक ऐसी कंट्री को जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यंगस्टर्स की है, और यही वो यंगस्टर्स हैं जो कि बहुत ही डरते हैं, कहीं ना कहीं सहम जाते हैं, इवन जब एक सिंपल से जॉब इंटरव्यू की बात आती है, लेट अलोन स्टेज पे जाके अपने व्यूज शेयर करना या इवन अपने पेरेंट्स के साथ अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात करना। तो कैसे उस कम्युनिकेशन स्किल को बिल्ड किया जाए जो कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपकी मदद कर सकती है, इसके बारे में बात करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज। यश, मुझे लगता है कि लोगों ने आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर देखा है, आपको सुना है, लेकिन तब भी अपनी ऑडियंस को मैं एक बार बता देती हूँ कि यश तिवारी एक इंटरनेशनल रेडियो होस्ट हैं, एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर हैं और साथ ही एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी हैं। तो मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करूँगी और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी जर्नी कैसी रही है, आपको किन चीज़ों ने मोटिवेट किया कि आप एक पब्लिक स्पीकर बने या फिर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बने। आप अपनी जर्नी के बारे में एक बार हमारे ऑडियंस को बताइए। बिल्कुल। इस जर्नी की शुरुआत हुई थी जब मैं खुद एक्चुअली सिर्फ 16 साल का था। 11th स्टैंडर्ड ख़त्म हो रहा था, एंड हमको तो पता ही है कि इंडिया में बोर्ड्स एग्ज़ाम का जो टेंशन होता है वो किसी भी इंसान को हिला के रख देता है। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं यही बात थी कि अगर 12th स्टैंडर्ड शुरू हो गया तो मेरा पूरा ध्यान जो है पढ़ाई में ही लगेगा, कुछ तो अपने मन का करना पड़ेगा उसके पहले ही। एंड विद दैट
सॉर्ट ऑफ एंटिसिपेशन मैंने अपनी पहली किताब पे काम करना शुरू किया, अ सेलिब्रेशन इन ट्रिबुलेशन। 16 साल का था, 22 दिन में उस किताब को लिखा और उसको अंतर्राष्ट्रीय रूप से काफ़ी ख्याति, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। जब वो बुक एक अवार्ड सेलिंग नरेटिव बनी इंटरनेशनली, तब मुझको इनवाइट किया गया मेरी पहली टेड टॉक के लिए। अब टेडएक्स के बारे में हम जानते ही हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है टॉक्स डिलीवर करने को, जिसमें शाहरुख खान, शशि थरूर जैसे कई इंस्पायरिंग इंडिविजुअल्स हैव बीन फीचर्ड। तो जब उस प्लेटफॉर्म पे मुझको बुलाया गया एंड आई वाज जस्ट 16, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये हुई उस एक इवेंट में जब मेरी टॉक रिकॉर्ड हो रही थी, मेरे साथ के जितने फेलो स्पीकर्स थे मैंने देखा कि वो 70 ईयर्स ओल्ड हैं, 80 ईयर्स ओल्ड हैं, कई 85 ईयर्स ओल्ड भी हैं, रिनोन्ड पॉलिटिशियंस, रिनोन्ड एक्टर्स, रिनोन्ड एकेडमिशियंस। एंड मेरे मन में ये बात नहीं थी जो कि हर कोई मुझसे कह रहा था कि अरे यार डर लगे ना तो कांपना मत, अगर भूल जाओ ना तो रुकना मत। मुझे लग रहा था कि वो डर तो मेरे मन में आ ही नहीं रहा है, बट ऐसा क्यों? मैं इसको बहुत ही क्यूरियसली कहीं ना कहीं जज कर रहा था एंड आंसर मुझे मिला उस एक लाइट में जो कि मेरी तरफ पड़ रही थी। एंड ये मैं कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं कर रहा हूँ, वो लिटरल स्पॉटलाइट जो कि मेरे ऊपर डाली जा रही थी जब मैं उस टॉक को डिलीवर कर रहा था। एंड उस स्पॉटलाइट ने बेसिकली मेरे मन में बात बिठा दी कि इस मोमेंट ऑनवर्ड्स मैं जो भी शब्द बोलूँगा, हर एक बात जो कहूँगा, वो मिलियन अपॉन बिलियंस ऑफ लोगों को दुनिया भर में इम्पैक्ट करेगी। एंड कहीं ना कहीं इस बात ने मुझको इतना खुश कर दिया, इतना मोटिवेट कर दिया कि उस जर्नी में आगे बढ़ने का मन करा। एंड दैट्स व्हाट इट हैज़ बीन। सो यश, आपने अभी बताया कि जब आप अपनी स्पीच देने के लिए गए तो यू वर जस्ट 16। यस। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो स्किल्स हैं, जो पब्लिक स्पीकिंग वाली स्किल है, उसको डेवलप कैसे किया? आप क्या क्या करते थे कि आपको इतनी जल्दी सारी चीज़ें आपके पास आ गई? देखिए, बोलने का मुझे हमेशा से बहुत ही मन था, लेकिन बोलने से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई भी बात बोल दी जाए। आई मीन इट इन द लिटरल सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम सोचें, हमको लगता है कि हम सिर्फ मौखिक रूप से अपनी बातों को बोलने की बात करें, हम लोग सिर्फ अपनी वाणी पे काम करें। कम्युनिकेशन के कई स्वरूप होते हैं। कम्युनिकेशन लेखन के द्वारा भी होता है, कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स वर्बल कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन इवन आपकी बॉडी लैंग्वेज से होता है। तो मेरे मन में हमेशा एक जिज्ञासा इस बात को लेके रही है कि कौन से ऐसे रूप हैं जिनमें मैं अपने उस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ कि हर एक बात जो मैं कहूँ सच में उसका एक सकारात्मक इम्पैक्ट पड़े मेरे फैमिली पे, मेरे फ्रेंड्स पे, बट मेरी कम्युनिटी पे भी और इस दुनिया पे जिसको मैं बिलोंग करता हूँ। एंड उस क्यूरियोसिटी ने ही मुझको ऑफ कोर्स विद द फर्स्ट टेड टॉक बीइंग अ प्लेटफॉर्म जिसने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर दिया था, काफ़ी इस बारे में क्यूरियस बनाया कि जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली वर्बल कम्युनिकेशन की भी, तो कौन से ऐसे पिलर्स हैं जिन पे हमको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इनके बारे में रिसर्च करते करते, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस टॉक्स और सेशंस में कलेक्ट करते हुए मुझे ये जानने को मिला कि अगर एक इंसान अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहता है तो 5 पिलर्स पे काम करना नेसेसरली ज़रूरी हो जाता है। कंटेंट, क्लैरिटी, क्रिएटिविटी, कनेक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंस। आप क्या बात बोल रहे हैं, आप किस स्पष्टता के साथ अपनी बात बोल रहे हैं। क्रिएटिविटी यानी कि आप अपनी बात को कितने यूनिक तरीके से दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं। कनेक्टिविटी यानी कि जब आप कोई बात बोल रहे हैं तो आपके लिसनर्स सच में आपकी बात को सुनना चाहते हैं। एंड कॉन्फिडेंस कि अपनी बात बोल रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं। So I think that is what has helped a lot in developing those skills in the longer run. यश, हम ये जो 5 पिलर्स हैं इनके बारे में और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो स्पीच की शुरुआत होती है या फिर जो स्पीकिंग की शुरुआत होती है वो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छा शुरू करेंगे तो ही लोग इंगेज हो पाएंगे, अदरवाइज अगर मोनोटोनस रहेगा तो लोग उसमें अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। तो एक परफेक्ट और एक बेहतरीन शुरुआत क्या होनी चाहिए? आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए एक मूवी में। वो कोई भी मूवी हो सकती है, वो एक एक्शन मूवी हो सकती है, एक रोमांस मूवी हो सकती है, एक ड्रामा, थ्रिलर, व्हाटएवर दैट माइट बी, जो कि आपको अच्छी लगती है। और अब आप खुद से पूछिए कि आपको वो मूवी देखने का मन करा ही क्यों पहले 5 मिनट के बाद। अगर आप 2 घंटे तक बैठ के एक मूवी को देख रहे हैं, ज़रूर उन पहले 5 मिनट में कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपकी अटेंशन को कैच कर लिया है। सेम थिंग होती है इवन कम्युनिकेशन में भी, भले ही वो 2 शब्दों की बात हो या 2 घंटे की एक स्पीच हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि शुरुआती उस 5 मिनट में या 5% ऑफ कंटेंट जैसे हम लोग कहते हैं, आपको एक हुक लाना होगा। अब हुक बेसिकली एक क्वेश्चन हो सकता है,
एक पॉइंट ऑफ क्यूरियोसिटी हो सकती है, हुक हो सकता है आपके लिए एक ऐसा सवाल जो कि आप अपनी ऑडियंस से पूछ रहे हैं। क्या आपका भी मन करता है अपने बोर्ड्स एग्जाम में एक्सेल करने का? क्या आपका भी मन करता है अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करने का? अब ये सवाल मैंने बोल दिया, आपका मन ऑलरेडी करने लगा है मेरी बात को सुनने का, ताकि आगे आपको इस सवाल का आंसर मिले। मेरी स्पीच 2 घंटे की भी हो सकती है और 2 मिनट की भी हो सकती है, बट उस एक सवाल ने, उस पॉइंट ऑफ क्यूरियोसिटी ने आपके ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब कर लिया। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा एक ऐसा हुक होना चाहिए जो कि किसी ना किसी रूप में आपके लिसनर के मन में क्यूरियोसिटी जगाए। यानी कि ये जो हुक है, जैसा डांस में इसकी वैल्यू होती है हुक स्टेप की, वैसे ही आपके स्पीकिंग में भी ये जो हुक है आपकी, इसकी बहुत वैल्यू है ना। शुरुआत अगर आपकी अच्छी होगी तो पूरा स्पीच आपका बहुत बेहतरीन होगा। एब्सोल्युटली। सो यश, इसके साथ ही हम आपसे इससे ही जुड़ा एक और सवाल है वो पूछना चाहेंगे कि अक्सर क्या होता है कि जब हम अपनी बात डिलीवर कर रहे हैं, स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, तो अक्सर ऑडियंस में से बहुत सारे ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो आपको बीच में इंटरप्ट करते हैं जी। कई लोग होते हैं जिनका मोटिवेशन इतना पक्का होता है कि वो उससे डगमगाते नहीं है, वो बोलते चले जाते हैं। लेकिन बहुत लोग हैं जो बिगिनर्स हैं, जो थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं या फिर जिनको थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, वो छोटी सी चीज़ से बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उनसे कैसे डील करना है? क्या आपको करना होगा कि आप पूरे डटे रहें, उसको ध्यान ही ना दें? एब्सोल्युटली। मैं 2 सिचुएशंस आपके सामने रखना चाहूँगा जो 2 मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं। एक एक्सपीरियंस तो मेरा एक टेड टॉक का ही था, जहाँ पे हुआ क्या, आई थिंक दैट वाज माय 4th और द 5th टेड टॉक। मैं स्टेज पे गया एंड स्पॉटलाइट है, ऑडियंस बहुत चीयर कर रही है, एवरीबडी इज़ एक्साइटेड। मैंने अपनी टॉक बोलना शुरू कर दी एंड द टॉक इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। सडनली लाइट चली गई पूरे हॉल की। The light goes out, recording stop हो गई। The organizers are of course also very much scared कि हो क्या रहा है, and audience भी थोड़ी सी उतावली हो गई कि this is a problem। But उस moment में मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। या तो मैं अपने उस एड्रेनलिन की एंजाइटी में डूब जाऊं जो कि अंदर बबल अप कर रही है, या फिर मैं उस एड्रेनलिन को कन्वर्ट कर दूं एक्साइटमेंट में कि ठीक है, चैलेंज आया है, लेकिन मैं इस लाइट के बगैर वाले ऑडिटोरियम में भी अपनी बात कहता रहूंगा। I want to speak with the audience because it is in front of me and मुझे मज़ा आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपको करनी है कि जब भी आपको डर लगे उन एंटी सोशल एलिमेंट्स के कारण, अपने एड्रेनलिन को आपको एंजाइटी की तरफ नहीं, एक्साइटमेंट की तरफ लाना है कि जैसे भी करके अपनी तो बात मुझे कहना है ताकि मेरे लिसनर्स को मज़ा आए। ये था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अभी हाल ही में एज अ गेस्ट लेक्चरर मैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में क्लासेस और लेक्चर्स देता हूँ कॉलेजेस में। तो कई बार ये होता है कि कुछ स्पेशली MBA BBA के जो बच्चे होते हैं, बड़ी उम्र के बच्चे, उनको लगता है कि उनको दुनिया भर की सारी बातें पता हैं एंड वो अपना ज्ञान शेयर भी करना चाहते हैं या वो दूसरों को सुनना नहीं चाहते। जब मुझे एक ऐसा बच्चा अपनी क्लास में मिलता है, पता है मैं क्या करता हूँ? मैं उसको ये नहीं कहता हूँ कि अरे क्लास से बाहर निकल जाओ या शांत होकर बैठ जाओ। मैं कहता हूँ तुम आओ आगे, तुम सबसे आगे आओ और हम सबको सिखाओ कि हम कैसे बोलना सीखें। हम सबको सिखाओ कि हम कैसे तुम्हारी तरह कॉन्फिडेंट बने कि इवन एक चलती हुई क्लास में भी डिस्टर्बेंस कॉज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे फंडा बिल्कुल सिंपल है। आपको एक एंटी सोशल एलिमेंट दिखा, आप उससे डर के भागे नहीं, आपने उसको अपनी ही इंटरेक्शन का पार्ट बना लिया। Okay. आपके लिए वो अपनी ही इंटरेक्शन का एक हुक बन गया। यहाँ पे बाकी की ऑडियंस देख रहे हैं कि अरे सर ने उस बच्चे को डरा के भगाया नहीं, वो तो हमारी ही इस डिस्कशन का एक हिस्सा बन गया। सो आई थिंक दीज practices of involving even what you are scared of कहीं ना कहीं आपके challenges को आपकी curiosity में तब्दील कर देते हैं। ओके, सो अभी आपने बताया कि ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं उनको कैसे अपने कम्युनिकेशन का पार्ट बना लेना, उनसे डरना नहीं है जी, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अब इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है, कई बार क्या होता है कि हम जब बिगिनर होते हैं तो हमारी जो थोड़ी सी एक नर्वसनेस वाली प्रॉब्लम होती है, तो जब इस तरह की चीज़ होती है तो हम नर्वस बहुत हो जाते हैं। तो किस तरह की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए हमारी स्पीकिंग से पहले? डीप ब्रीथिंग। अब ये सुनने में बहुत ही बेसिक बात लगेगी, मैं जानता हूँ, लेकिन एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है इसके पीछे, रादर एक्सप्लेनेशन। आपकी बॉडी में क्या होता है कि जो डर है, आपको लगता है कि वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, बट डर एक लिटरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैंने बायोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों ही पढ़ी हुई है। एंड होता क्या है कि जब आपके मन में डर बैठने लगता है किसी बात को लेके, वो कोई इंस्टेंट सिनारियो हो चाहे जो भी हो, आपने सुना होगा एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, या तो लड़ो या फिर भागो।
तो पब्लिक स्पीकिंग में भी यही होता है। जॉब इंटरव्यू में आपका भागने का मन करेगा रादर देन उस क्वेश्चन को आंसर करने का। जब ये डर आपके मन में बैठता है, बेसिकली होता क्या है कि आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो जो है वो बिगड़ने लगता है। मन बिगड़ा, सर्कुलेशन बिगड़ा, तो शब्द बिगड़े। जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, अगर आप 2 गहरी सांस ले लेंगे, सर्कुलेशन आपका नॉर्मलाइज हो जाता है, जैसे मेडिटेशन में भी कहा जाता है। माइंड आपका काम हो जाता है, और जैसे ही माइंड हुआ आपका काम, लिटरली आपके वर्ड्स में एक क्लैरिटी आने लगती है एक क्षण में। और ये मैं सिर्फ कहने की बात नहीं कह रहा हूँ, आप इवन ट्राई करके देखिए। अगली बार जब आपको किसी जॉब इंटरव्यू में डर लगे, आप बस 2 गहरी सांस लीजिए, या बोलते समय सांस लेते रहिए। ये नहीं कि एक सांस में लंबी सी बात कह देना है, आई एम स्पीकिंग, लेकिन मैं अपनी ब्रेथ को भी वैल्यू दे रहा हूँ उस बीच में, क्योंकि वो मेरे सर्कुलेशन को मेंटेन कर रही है, एंड ये सर्कुलेशन मेरे शब्दों में क्लैरिटी जोड़ रहा है। तो ये बेसिक प्रैक्टिस आपके बड़े से बड़े डर को थोड़ा तो कम कर ही सकती है। यश जी, आप जब अभी हमें इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे तो आपने जॉब इंटरव्यू वाला पार्ट मेंशन किया है। Yes. तो जॉब इंटरव्यू में भी आप समझिए ये जो स्पीकिंग वाला पार्ट है, जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Absolutely. कई बार नॉलेज व्यक्ति को होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। सो क्या कुछ ऐसा भी मूल मंत्र है जिसके जो आपको अपनाना चाहिए जॉब इंटरव्यू में जाने से पहले? बिल्कुल। देखिए, मैं खुद यंगस्टर्स का जब इंटरव्यू लेता हूँ किसी ना किसी रोल के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे चेहरा देख के समझ में आ जाता है कि इस बच्चे में टैलेंट है, इस यंगस्टर में पोटेंशियल है, लेकिन वो अपनी बात मुझ तक पहुँचा नहीं पा रहा है, वो अपनी बात कह नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को ही लगातार सेकंड गेस कर रहा है। आप एक बात बिल्कुल मन में बिठा लीजिए, अगर एक एक्सपीरियंस्ड बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है ना, तो वो आपको रुलाना नहीं चाहता है, वो सच में आपकी बात सुनना चाहता है, वो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहता है, इसीलिए वो जॉब ओपनिंग खोली गई है। पहली बात तो यही है, राइट? तो आपको डरा के भगाने का किसी का भी एम नहीं है, वो सिर्फ जानना चाहते हैं कि आपके पास जितनी नॉलेज है, भले वो एडिक्वेट हो चाहे ना हो, एक्सपीरियंस एडिक्वेट हो चाहे ना हो, आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कह पा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा एंड मैंने कॉन्फिडेंटली आपसे कह दिया, सॉरी मुझे इस बात का आंसर नहीं पता, लेकिन मैं जानना चाहूंगा, अगर आप मुझको बताना चाहें, आप मुझे बताइए, क्या ये सुनना आपको इस बात से बेहतर नहीं लगेगा कि मैं डर के एकदम से भाग गया जस्ट बिकॉज मुझे आंसर देने में डर लग रहा था? ऑफ कोर्स, राइट? तो एक एक्सपीरियंस्ड इंसान जब आपका जॉब इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा होता है, वो सिर्फ आपकी सच्चाई सुनना चाहते हैं, आपके डर से वो खुद नहीं डालना चाहते। ओके, सो अभी आपने जब इतनी सारी चीज़ें मेंशन की तो मुझे याद आ गया कि जॉब इंटरव्यू के दौरान वो जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, आपके जेस्चर्स होते हैं, आपका आई कांटेक्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट सर्टेनली। सो जैसे आपने बताया कि आप किसी की फेस देख के बता सकते हैं कि वो इंसान वेल क्वालिफाइड है या फिर नहीं है। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को उतनी ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है बट वो स्किल्ड है, तो कैसे वो खुद को प्रेजेंट करे कि लगे कि हाँ कॉन्फिडेंट है? क्या आई मूवमेंट होना चाहिए, क्या जेस्चर्स होने चाहिए? सर्टेनली सबसे पहली चीज जो आपको स्ट्रेटिंग करनी है वो है आपकी बैक। आपकी स्पाइन जैसे ही स्ट्रेट हो जाती है, 2 चीजें होती हैं। एक तो सामने वाले इंसान को ये लगने लगता है कि ये इंसान इतना तो कॉन्फिडेंट है कि वो प्रॉपरली बोल पा रहा है अपनी बात को एक प्रॉपर पॉस्चर के साथ, वो डिसिप्लिन्ड है इतना। एंड आपकी बॉडी को और आपके माइंड को भी सिग्नल मिलने लगता है कि ये कोई ऐसा जेनेरिक सिनेरियो नहीं चल रहा है कि आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, यू आर इन अ प्रॉपर पोजीशन। तो आपको अपने स्टैंस को प्रॉपर करना पड़ेगा ताकि बात एक कह सकते हैं उच्चारण में स्पष्टता के साथ बाहर आए। तो सबसे पहला बॉडी लैंग्वेज रिलेटेड स्टेप, आपको अपना बैक स्ट्रेटन करना है। नंबर 2, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट का मतलब ये है, कई बार हम लोग ये स्पेशली स्पीच प्रेपरेशन के सजेशन सुनते हैं कि अरे ऑडियंस को मत देखो, इमेजिन करो कि ऑडिटोरियम खाली है, कहीं पे भी देख के बात करो। यार आप मुझको ये बताओ, अगर मैं एक सेशन डिलीवर करने जा रहा हूँ और आप 1 घंटे मेरा भाषण सुन रहे हैं, क्या आपका मन नहीं करेगा कि आप मेरी आंखों में आंखें डाल के मेरी बात सुन सकें? बिल्कुल। विश्वास आपको तभी होगा मेरी बात पे। तो बहुत जरूरी है कि आप एक कांस्टेंट आई कांटेक्ट मेंटेन करें, इवन तब भी जब आप कह रहे हैं कि आपको किसी सवाल का उत्तर नहीं पता, बिकॉज आपके लिसनर को अश्योरेंस हो जाएगा कि ये इंसान एटलीस्ट ट्रस्टवर्दी है। थर्डली, मेक श्योर कि जो हैंड जेस्चर्स हैं उनको आपको एक डांस में तब्दील नहीं कर देना है, क्योंकि ये जो हैंड जेस्चर्स का सजेशन है ये मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ। बच्चे मुझसे खुद कहते हैं तो हम लोग को हैंड जेस्चर्स बस अच्छे से करते रहना है, राइट? तब हम लोग इंसान जैसे लगेंगे, हम कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप इतना करते हुए एक प्रोफेशनल इंसान के सामने बैठे हैं,
उसको एक बार में समझ में आ जाएगा कि ये बंदा प्रिटेंड कर रहा है. दिस यंगस्टर, दिस पर्सन इज नॉट somebody who is being authentic with their body language even. वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं. अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नेचुरली जितने हैंड जेस्चर्स आ रहे हैं, अदरवाइज माई हैंड्स आर हियर, इट्स फाइन. मेरे शब्द ही काफी होने चाहिए. Correct. तो आपको अपने हैंड जेस्चर्स को एक डांस में नहीं तब्दील कर देना है जस्ट बिकॉज दे आर वेरी मच प्रीच्ड. नेचुरली जैसे आपके बॉडी के जेस्चर्स आते हैं, कीप दैट. हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि अगर आप एक एक्सट्रीमली प्रोफेशनल पोजीशन में हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने हैंड जेस्चर्स को कंट्रोल करना है. करेक्ट. टेबल अगर आपके सामने है, हैंड्स आर देयर, इट्स फाइन. बस आपके शब्द इतने क्लियर होने चाहिए कि वही एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दें. तो ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा, मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को ध्यान में रखना चाहिए जब वो जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. बट इसके अलावा एक और पॉइंट आता है जीडी का, ग्रुप डिस्कशन. वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जॉब इंटरव्यू में तो फिर भी आप प्रैक्टिस करके वो चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जीडी में जब एक साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, नर्वसनेस तो होती ही है, आपका कॉन्फिडेंस भी कई बार थोड़ा लो हो जाता है, भले ही आपके पास एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन हो. तो उसको कैसे टैकल करना है, क्या कुछ प्रिपरेशन रहनी चाहिए, और उसमें आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए. अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं एक गेस्ट लेक्चर डिलीवर कर रहा था कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में. एमबीए के स्टूडेंट्स थे, उनको मैं बेसिकली इसी चीज़ की प्रिपरेशन करा रहा था कि आपको ग्रुप डिस्कशन और जॉब इंटरव्यू के लिए क्या करना है. एक मॉक राउंड मैंने कंडक्ट करा. 5 बच्चे थे स्टेज पे एंड ग्रुप में बैठे हुए थे. टॉपिक दिया, उन लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया. एक बच्चा था जिसने इतना कॉन्फिडेंटली अपनी एक बात कही, हर एक बात इतना कॉन्फिडेंटली कही कि सबसे लाउडली वही बोल रहा था. वो बच्चा मेरी लिस्ट में सिलेक्ट नहीं हुआ. आपको पता है क्यों? क्योंकि जो बच्चा एक्चुअली सिलेक्ट हुआ वो था वो स्टूडेंट जो दूसरों को भी बोलने का मौका दे रहा था. अगर मैं एक ग्रुप डिस्कशन को जज कर रहा हूं, मैं उसमें ये नहीं देख रहा हूं कि कौन सा ऐसा एक यंगस्टर है जो कि बाकी सब पे डोमिनेशन कर रहा है या सबको ओवर पावर कर रहा है. मैं ये देख रहा हूं कि ग्रुप डिस्कशन का असली मतलब क्या होता है कि टीम में आप कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं. इंडिविजुअल कन्वर्सेशन तो आपकी मैं जॉब इंटरव्यू में देख लूंगा. मुझे तो ये देखना है कि 4 लोगों के साथ बैठ के आपका बातचीत करने का तौर तरीका क्या है. अगर आप उसमें सिर्फ बाकी सबको डोमिनेट कर रहे हैं, बिकॉज कहा ऐसा जाता है कि जितना लाउडली बोलोगे उतना ही आपकी आवाज सुनी जाएगी, उतना ही आपको कॉन्फिडेंट माना जाएगा. लाउडली बोलने को कॉन्फिडेंट नहीं, अग्रेसिव कहते हैं, एटलीस्ट इन माई डेफिनेशन. एंड मेरे हिसाब से अब ज्यादातर लोगों को भी ऐसा ही लगता है कि माइंडफुल कम्युनिकेशन का मतलब वो होता है जब आप खुद बोल रहे हैं लेकिन आप ये भी बोल रहे हैं तो आपका क्या मानना है इस बात पे. एक्चुअली मैं आपके व्यूज भी सुनना चाहता हूँ, शायद मुझे कुछ सीखने को मिले. ग्रुप डिस्कशन में अगर आप बात कर रहे हैं, अपनी बात कहिए, अपनी बात कहने से पीछे मत हटिए, लेकिन दूसरों को बढ़ावा देने से भी पीछे मत हटिए, बिकॉज आपका रिव्यूअर ये देखना चाहता है कि टीम सेटिंग में आप कैसे परफॉर्म करते हैं रादर देन एज एन इंडिविजुअल प्लेयर. करेक्ट. मुझे लगता है कि जीडी को लेकर जो कुछ मिथ थे सभी लोगों के बीच वो क्लियर हो गएंगे क्योंकि लिटरली हर किसी को यही बताया जाता है कि अगर आप जीडी में बैठे हैं तो आपको सबसे पहले अग्रेसिवली उठ के सारे आंसर दे देने हैं, तो ही आपका सिलेक्शन होगा. ओपनिंग स्टेटमेंट मेरी होगी, क्लोजिंग स्टेटमेंट मेरी होगी, आप कर लीजिए, बट मुझे उससे मतलब नहीं है. मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप जो फैक्ट्स बोल रहे हैं वो रेलिवेंट है भी कि नहीं उस डिस्कशन के लिए, भले ही आपने सिर्फ एक ही बार क्यों ना बोला. सो दैट्स हाउ इट इज. मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को ये सारी जो पॉइंट्स हैं जीडी को लेकर उन्हें नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि जीडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा नहीं, बल्कि आप किसी भी चीज़ के लिए जाइए तो जीडी में आपको तो इन्वॉल्व होना ही है. तो इन चीज़ों को नोट डाउन करके रखना चाहिए. अब मेरा एक और आपसे सवाल है. यश जी, कहा जाता है कि अगर आपको स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस करनी है, कम्युनिकेशन के लिए प्रैक्टिस करनी है, स्किल्स को अच्छा करना है, तो आप लोगों के साथ ग्रुप में बैठकर प्रैक्टिस करिए. वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नहीं यार, ग्रुप के साथ तो उतना अच्छा नहीं हो पाता, डिस्ट्रैक्शन होता है, आपको अकेले मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो दोनों में से आप किसे बेहतर मानते हैं? मैं कहूँगा दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है ये बात कि आप ये जो डेडिकेटेड आवर्स होते हैं ना प्रेपरेशन के, इनसे आगे बढ़िए. अगर आप कह रहे हो कि आज मैं 4 से 5 बजे तक कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रैक्टिस करना चाहूँगा, या मैं हर दिन अब 1 घंटा निकालना चाहूँगा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने के लिए, इट्स नॉट गोना वर्क आउट. क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल कोई ऐसा एक्सरसाइज नहीं है कि आपने दिन में आधा घंटा किया, 1 घंटा किया एंड उससे आपको इंस्टेंटली एफर्ट एटलीस्ट कुछ देखने को मिल जाएंगे. कम्युनिकेशन जब तक आप दिन भर किसी न किसी रूप में पर्सनल स्पेस में, प्रोफेशनल स्पेस में कंसिस्टेंटली नहीं करते, तब तक प्रिपरेशन नहीं हो सकती.
मैं कह रहा हूँ आपको मिरर के सामने कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है, दैट्स फाइन। आपको लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है ताकि आप अपनी इंग्लिश को ब्रश अप कर सकें, दैट्स ऑल्सो ओके। बस हैबिट आपको ये बनानी है कि आप लगातार इस हैबिट को मेंटेन कर रहे हैं। उसको सिर्फ वन टाइम वन एंड डन नहीं होना चाहिए। ये एक कंसिस्टेंट रूप से जब आप करते हैं अपनी बातों को इवन छोटे से छोटे डिस्कशन में रखना, ये नहीं कि अच्छा ठीक है दोस्तों के साथ बैठे हैं, अरे इन लोगों को क्या ही पता होगा, इनके बीच मुझे अपनी बात कहनी नहीं है, या मिरर के सामने नहीं यार ये तो वो लोग करते हैं जो कि सिर्फ स्टेज पे स्पीचें देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपने जॉब इंटरव्यू के लिए भी ऐसे ही प्रिपेयर करना होगा जैसे कि एक पब्लिक स्पीकर स्टेज के लिए करता है, एंड अपनी पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी वैसे ही प्रिपेयर करना होगा जैसे कि जॉब इंटरव्यूअर के सामने आपको 4 प्रश्नों का आंसर देना होता है। जब तक आप मल्टीपल एवेन्यूज ऑफ कम्युनिकेशन को थोड़ा मिलाना शुरू नहीं करते, एक सैलेड बनाना नहीं शुरू करते ना, तब तक एक हेल्दी डाइट नहीं बन पाती उसकी, जिसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना जरूरी है अगर सच में अपनी कम्युनिकेटिव हेल्थ को मेंटेन करना है। ओके, यानी कि कंसिस्टेंसी इज द की, राइट? यस, एब्सोल्युटली। ओके, सो यश जी, कई बार हमें जब हम स्कूल्स में अपने स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो हमें ये बताया जाता था कि अगर आपको एक बेहतर स्पीकर बनना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतरीन करना है, तो आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, और जो एक्सट्रोवर्ट है वही एक बेहतरीन स्पीकर हो सकता है। इंट्रोवर्ट लोगों को मतलब उनके पास भी बहुत नॉलेज होती है, वो भी स्टेज पर जाना चाहते हैं, लेकिन जब ये सारी चीज़ें हम अपने आसपास सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। हम सोचते हैं कि यार हम इंट्रोवर्ट हैं तो हम तो स्टेज के लिए बने ही नहीं है। आपका इस पर क्या कहना है? क्या सिर्फ एक्सट्रोवर्ट एक बेहतरीन स्पीकर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, पर्सनली मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, स्कूल के समय में, एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप फॉर द सेक ऑफ इट, बट मैं सच में वो बच्चा था जो कि क्लास के बिल्कुल लास्ट सीट पे थोड़ा डरता सहमता बैठता था, एटलीस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर हेड बॉय बना तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप आया, बट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मुझको ये लगता था कि मुझे टीचर के क्वेश्चन का आंसर देने में भी झिझक होती है, डर लगता है, एंड दैट इज हाउ इट वाज। लेकिन मेरे लिए उस सिचुएशन का ये मतलब कभी भी नहीं था कि क्या मुझे अपनी बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल तो एक ऐसी स्किल है ना जो कि यू आर आइदर बोर्न विद, आप होते हैं इस स्किल के साथ बॉन्ड, या फिर ये स्किल आपके अंदर होती ही नहीं है। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि क्या सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स को ही कम्युनिकेट करना चाहिए जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। मेरे जो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको मैं लुक अप टू करता हूँ, वो ऐसे फिल्म मेकर्स हैं, ऐसे स्टोरी टेलर्स हैं जो कि इंट्रोवर्टेड है। ये मुझे उनके बेसिक कम्युनिकेशन में भी समझ में आता है जब मैं उनके इंटरव्यू सुनता हूँ या स्टेज के टॉक सुनता हूँ। बट होता क्या है कि वो अपनी कला के बारे में इतनी स्पेसिफिसिटी के साथ, इतनी क्लैरिटी के साथ और इतने इंस्पायरिंग तरीके से बोलते हैं कि उनका जो कॉन्फिडेंस अपने सब्जेक्ट मैटर के ऊपर है, उनकी जो पकड़ अपने टॉपिक के ऊपर है, वही मेरे लिए मोर देन इनफ होती है उनके बोलने के तरीके से बिल्कुल जुड़ जाने के लिए। वहां पे वो इंट्रोवर्टेड हैं, एक्सट्रोवर्टेड हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, इस बात का मतलब ही नहीं बैठता, क्योंकि बात वो ऐसी कह रहे हैं जो कि अनमैच्ड है, जो कि यूनिक है। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना चाहते हैं या इवन अपने आप को बस एक बेहतर ओरेटर बनाना चाहते हैं, आप सिर्फ अपने शब्दों पे नहीं, अपनी बातों पे ध्यान देना शुरू करिए। भले ही आप एक बहुत ही एंशियस इंट्रोवर्ट क्यों ना हो, जिस दिन आपने एक सब्जेक्ट मैटर पे अपनी पकड़ बना ली जो कि इनकम्पेरेबल है, जो कि कोई मैच ही नहीं कर पा रहा, उस दिन हर कोई आपकी बात सुनना चाहेगा। भले आपकी बोलने के तरीके में हल्की सी एक झिझक ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी बातों में इतनी क्लैरिटी है एंड इंस्पिरेशन है कि दैट विल बी इनफ। ओके, यश जी, मुझे इस तरह एक और चीज़ माइंड में आ गई, वो ये है कि हमें अक्सर बताया भी यही जाता है कि अगर आपको ग्लोबली अपनी बात रखनी है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात रखनी है, तो एक अंग्रेजी की जो एक पकड़ होती है, जो इंग्लिश पे आपका कमांड होना चाहिए, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर नॉर्मल इंग्लिश है आपकी तो आप तो नहीं कर पाएंगे। सो क्या आपको क्या लगता है कि सिर्फ अंग्रेजी वाले जो ओरेटर्स होते हैं वही अच्छा कर पाते हैं, वही इंटरनेशनल स्टेज पर जा पाते हैं, या फिर जो हिंदी स्पीकिंग है वो भी उनके लिए भी चांस होता है? देखिए, आजकल हाल तो ये हो रहा है कि हमारे देश के जो युवा हैं उन्हीं को हिंदी पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। ये एक फैक्ट है, हम लोग को फैक्ट्स को फेस करना पड़ेगा, एंड दिस इज अ क्लियर फैक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक भाषा ही डिसाइड करती है कि आप कितना इफेक्टिवली अपनी बात कह सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, कई बार शायद आपके ही सर्किल में ऐसे लोग होंगे, आपके दोस्त होंगे, जो कि इतनी बनावटी अंग्रेजी एक्सेंट में बात करते हैं कि आपको लगता है कि उन्हें अपनी ही बात समझ में आ रही है कि नहीं, लेट अलोन आपको उनकी कितनी बात समझ में आ रही है।
उसके कंपैरिजन में अगर एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी बात भले ही बिल्कुल ठेठ बिहारी एक्सेंट में ही क्यों ना बोल रहा हो, लेकिन हर एक शब्द खनक रहा है कानों में, हर एक शब्द समझ में आ रहा है, पकड़ में आ रहा है और बैठ रहा है मन में, क्या वो व्यक्ति आपके लिए ज्यादा इम्पैक्टफुल और इंस्पिरेशनल नहीं होगा? एटलीस्ट फॉर मी पर्सनली, एटलीस्ट सबटाइटलिंग के पर्पस के लिए उसकी बात मुझे ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी। तो मेरे हिसाब से इस बात का आंसर ये होगा कि यस, इंग्लिश पे काम करना जरूरी है, बिकॉज ये एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है, एक ऐसी यूनिवर्सली नोन लैंग्वेज पे आपको काम करना ही पड़ेगा जिसमें आप बाकी लोगों के साथ करिस्पॉन्ड कर सकते हैं, मीटिंग्स में बैठ के आप एक्चुअली कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन उस इंग्लिश की वर्नाक्युलर पे या वोकैबुलरी पे आपकी कितनी पकड़ है, वो ये डिसाइड नहीं करती कि आपके बोलने में कितना कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस डिपेंड करता है आपके इंटरनल श्योरिटी पे कि मैं जो बात कह रहा हूं, मैं उसको लेकर अश्योर्ड फील कर रहा हूं एंड मेरा मन है इस बात को दूसरों के सामने कहने का। यश जी, जब हम आपका प्रोफाइल पढ़ रहे थे तो उसमें मेंशन था कि आप इंटरनेशनल रेडियो होस्ट भी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर कोई व्यक्ति रेडियो शो करना चाहता है, होस्ट बनना चाहता है, तो उसमें किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उन क्वालिटीज़ को कैसे इन्हांस किया जा सकता है? देखिए, एक इंटरनेशनल स्पीकर की सबसे बड़ी जो स्किल होती है, वो सिर्फ किसी भाषा पे पकड़ या एक वोकैबुलरी या एक्सेंट नहीं, बल्कि ये कि आपकी बात लोग सुनना चाहते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ एक स्मॉल कम्युनिटी नहीं, लेकिन एक ग्लोबल विलेज के लिए, एक ग्लोबल सोसाइटी के लिए इम्पैक्टफुल है। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं। मैं भी ये बात जानता हूँ, आप भी ये बात जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जितना लेट्स से हमारे देश के लोग सीखना चाहते हैं, उतना ही यूएस के बच्चे भी सीखना चाहेंगे, उतना ही यूके के यंगस्टर्स भी सीखना चाहेंगे। वाई? बिकॉज इट्स अ टॉपिक जो कि वर्दी है, जो कि रेलेवेंट है ग्लोबल ऑडियंसेस के लिए। तो अगर आप एक इंटरनेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर मेरी पकड़ हो सकती है, एक सब्जेक्ट मैटर जिस पे मैं अपनी एक्सपर्टीज रखता हूँ, एंड इस सब्जेक्ट को ग्लोबल ऑडियंसेस क्यों सुनना चाहेंगे। कैसे मैं इस सब्जेक्ट को ग्लोबल यंगस्टर्स के साथ या ग्लोबल ऑडियंसेस के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। बिकॉज जब तक आपके कंटेंट में वो एक कह सकते हैं सर्टेनिटी नहीं आती, तब तक आप ग्लोबल ऑडियंसेस को एड्रेस कैसे कर पाएंगे? सवाल तो यही रह जाता है। ओके, यश जी, जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं तो नर्वसनेस वाला पॉइंट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप अपनी नर्वसनेस को कैसे कम कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी स्पीकिंग हो या फिर इंग्लिश स्पीकिंग हो? कैसे उसको नर्वसनेस को कम करना है? श्योर। सो नर्वसनेस एग्जैक्टली होती क्या है, आप अपने लिए पहले ये डिफाइन करिए। मैं आपके लिए वो चीज़ नहीं डिफाइन करूँगा, आप अपने लिए खुद डिफाइन करिए कि आखिर नर्वसनेस क्या हो सकती है। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मे बी नर्वसनेस इज लेस अबाउट द फैक्ट कि आपको ये नहीं पता कि अपनी बात कैसे कहें, अपनी बात क्यों कहें, बट आपके मन में जो एक लगातार जजमेंट चलता है, अपने आप को दूसरों के नज़रिए से देखना, अपने आप को मेजर करना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, आपके दोस्तों का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि अरे यार उसको कैसा लगेगा कि ये मैं बात कैसे कह रहा हूँ, या उस पर्टिकुलर इंसान को कैसा लगेगा मेरा एक्सेंट, मेरा बोलने का तरीका। जब तक आप लगातार खुद को ये रिमाइंड करते रहते हैं कि आपको जज करना है खुद को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सिर्फ और सिर्फ नर्वस ही फील करेंगे। वो नर्वसनेस आपकी कम तभी हो पाती है जब आप कहते हैं एक बहुत ही कॉमन फ्रेज, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिकॉज आपके मन में जो डर होता है वो रूटेड होता है इन द डायलॉग लोग क्या कहेंगे। जब तक आप खुद को ये नहीं बताते कि लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, मेरा काम है बोलना, मैं बोलता रहूंगा, तब तक आप एक जोश कैसे फील करेंगे? एंड दैट जोश इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द नर्वसनेस। करेक्ट। यश जी, जब हम पब्लिक स्पीकिंग कुछ वीडियोस देखते हैं या फिर कोई टॉक सुनते हैं, तो हम ये नोटिस करते हैं कि उसमें बहुत सारे लोग एनेक्डोट्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। या सो उसका क्या बेनिफिट है और क्या पब्लिक स्पीकिंग में उसका इस्तेमाल होना चाहिए? सी, इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू कि आप किस कंटेंट की मदद से अपने कम्युनिकेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें तो फिर एक ये भी सिनारियो आ सकता है कि लोगों के बोलने के स्ट्रक्चर्स कई तरीके के होते हैं। कई लोगों को सिर्फ कहानियाँ बोलना अच्छा लगता है, कई लोग सिर्फ अपने कंटेंट को एनेक्डोट्स के द्वारा ही सुनाते हैं, कई लोग सिर्फ और सिर्फ कोटेशंस में ही अपनी पूरी बात कह देते हैं। बट आप खुद एक बार जज करिए
कि आपने मान लीजिए ये जो स्क्रिप्ट प्रिपेयर की है, जब आप रीड कर रहे हैं उसको, एक स्पीकर नहीं, एक वक्ता नहीं, लेकिन एक श्रोता के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आपका मन करेगा इस बात को सुनने का? ये जो एक इंस्टेंस आप बता रहे हैं, ये जो एक कोट आप मेंशन कर रहे हैं, क्या ये सच में आपको पर्सनली एज अ लिसनर रेलेवेंट लग रही है इन व्हाट यू आर सेइंग? अगर आंसर है ना, राइट नाउ यू हैव टू स्ट्राइक इट ऑफ। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार लेकिन 2 मिनट का तो कंटेंट होना ही चाहिए, थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, एक एनेक्डोट डाल दिया, एक कोटेशन डाल दिया, उसका कोई मतलब नहीं बैठेगा, बिकॉज ऑडियंस तो फिर उस 2 मिनट के लिए सो रही होगी ना। वो सिर्फ आपकी बात तब सुनना चाहेंगे जब हर एक सेकंड काउंट करता है, और हर एक सेकंड तब काउंट करेगा जब आप कोटेशंस और एनेक्डोट्स और हुक और क्वेश्चंस सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट ऐड नहीं करते अपने कंटेंट की लेंथ बढ़ाने के लिए, लेकिन ऐड करते हैं बिकॉज इट जेन्युइनली सपोर्ट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। यानी कि रेलेवेंसी बहुत जरूरी है। रेलेवेंस इज द एंड गोल ऑफ एनी कम्युनिकेशन। आप बात कह रहे हैं क्योंकि बात है कहने लायक, आप बात कह पा रहे हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस है आपके अंदर इतना। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स आउट। सो अभी जब हम स्टोरीज की बात कर रहे हैं या फिर कोटेशंस की बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान में आता है कि कई लोग बोलते हैं कि आप अपने स्पीच में अगर ह्यूमर डाल देंगे तो लोग बहुत कनेक्ट करेंगे, तो आपको जितना हो सके जोक मारना चाहिए या फिर बहुत कुछ ह्यूमरस ऐड करना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्पीकर ऐसे होते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं, जो चाहकर भी ह्यूमर उसमें ऐड नहीं कर पाते। तो ये बात किस हद तक सही है और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका पॉइंट भी बिल्कुल सही है, और टू ऐड टू दैट पॉइंट, हर कम्युनिकेशन रिक्वायर नहीं करता है यार ह्यूमर। आप जॉब इंटरव्यू में जाओ एक्सेसिवली ह्यूमरस हो गए हुए, बिकॉज आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी यूनिक लगे आउट ऑफ ऑल द अदर यू नो द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। बट उस ह्यूमर की क्या वैल्यू रह जाएगी जबकि वो आपके एक्सपीरियंसेस को भी डीमीन कर रही है, कि ये इंसान 2 मिनट भी फॉर्मली बात नहीं कर पा रहा जबकि उसको पता है that this is a proper tie and blazer sort of a place। तो आपको ये समझना होगा सबसे पहले तो कि क्या ये सिनारियो ह्यूमर वारंट करता है कि नहीं। क्या हम एक ऐसे सीरियस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में ह्यूमरस होना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक ही हो जाएगा एज अपोज टू यू नो जस्ट फीलिंग यूनिक। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा अपनी क्रिएटिव राइटिंग की जो मैं क्लासेस डिलीवर करता हूँ। तो एज एन ऑथर, एज अ स्टोरी टेलर, जब भी मैं कोई टॉपिक डिसाइड करता हूँ कि अच्छा ठीक है मुझको इस टॉपिक के बारे में बुक लिखनी है, मैं सिर्फ ये नहीं सोच सकता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ या मैं किस टोन के साथ बोलना चाहता हूँ, मुझे ये भी सोचना पड़ता है कि अच्छा ये टॉपिक क्या रिक्वायर कर रहा है, क्या ये टॉपिक वारंट करता भी है कि मैं इसके अराउंड एक बहुत ही ड्रामेटिक रोमांटिक स्टोरी जनरेट करूँ, या क्या ये टॉपिक रिक्वायर करता है कि मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुली इसके अराउंड एक स्टोरी जनरेट करूँ। अगर मैं पैंडेमिक के बारे में बात करूँ, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इस वेरी सीरियस टॉपिक के बारे में एक सीरियसनेस के साथ बात करूं, रादर देन कि अननेसेसरी अमाउंट ऑफ ड्रामेटाइजेशन या फिर रोमांस ऐड कर दिया हम लोगों ने जस्ट बिकॉज इट शुड फील एंटरटेनिंग। वो एंटरटेनिंग नहीं, वो प्रॉब्लमैटिक लगता है आपके ऑडियंसेस को। सो इन द सेम वे अपने कम्युनिकेशन में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर ऑर्गेनिकली ह्यूमर आ रहा है, मान लीजिए हमारे आज के इस इंटरव्यू टॉक शो में हमारे ऑडियंसेस को किसी मोमेंट में सच में हंसी आई क्योंकि हम लोगों ने नेचुरली एक कॉमिकल बात को डिस्कस किया या एनेक्डोट कवर किया, इट्स फाइन। लेकिन अगर मैं अननेसेसरली 4 मान लीजिए फनी कोट्स ऐड कर दूं जस्ट फॉर द हा, it will not work out. Correct. It will not make any sense. So at least that's my point of view on the question. Okay, so मुझे लगता है कि हमने सारी चीज़ों पर डिस्कस कर लिया, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा सवाल है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर करने के लिए कौन सी टेक्निक अपनाते हैं, एक बार हमारी ऑडियंस को बताइए। कंटेंट, क्लैरिटी, क्रिएटिविटी, कनेक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंस, ये 5 पिलर होते हैं। कभी भी अगर आपको डर भी लगे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो कि कैसे बोलें, क्या बोलें, क्यों बोलें, कब बोलें, अपनी इन 5 उंगलियों को देखिए और काउंट करिए 1 2 3 4 5, बट इनको बदलिए विद द कंटेंट, क्लैरिटी, क्रिएटिविटी, कनेक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंस। जिस दिन आपने इन 5 पिलर्स को मास्टर कर लिया, ये जो फिस्ट बन जाती है ना, ये तोड़ गिराती है हर उस एक दीवार को जो कि आपको अपने अराउंड फील होती है, दैट वॉल ऑफ एंजाइटी, दैट वॉल ऑफ नर्वसनेस। आपको लगता होगा कि आप अपनी बात कह नहीं पा रहे क्योंकि आपके अराउंड एक डर की दीवार खड़ी हो गई है। बट दीज 5 पिलर्स जब आप इनको मास्टर कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तोड़ गिराती है उस एंजाइटी की वॉल को। सेकेंडली, क्या करना है आपको, अपने कंटेंट पे आपको ध्यान देना है कि इट्स ऑथेंटिक। आप जो भी बात कहना चाह रहे हैं वो सच्ची है, वो अच्छी है, वो रेलेवेंट है, एंड आप पर्सनली उसके बारे में सारा ज्ञान रखते हैं। कंटेंट, क्लैरिटी,
अपनी हर एक बात को बोलते समय आपको एक बनावटी एक्सेंट पे नहीं, बल्कि अपने उच्चारण की स्पष्टता पे ध्यान देना है कि हर एक शब्द आपका आपके लिसनर को समझ में आ रहा है और सुनाई दे रहा है। क्रिएटिविटी, अपनी बात को अपने यूनिक तरीके से कहना है। आपको किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को या किसी एंटरप्रेन्योर को कॉपी पेस्ट नहीं करना है अपने बोलने के लहजे में, क्योंकि वो सिर्फ एक मिमिक्री लगती है एंड ऑडियंसेस को मिमिक्री नहीं, ओरिजिनलिटी अच्छी लगती है। करेक्ट। कनेक्टिविटी, आई कांटेक्ट मेंटेन करना, बैक को स्ट्रेट रखना, पॉस्चर को सीधा रखना एंड मेकिंग श्योर कि आपके हैंड जेस्चर्स हो तो रहे हैं ताकि आप एक इंसान लगे, नॉट अ रोबोट, बट इतना अननेसेसरली नहीं हो रहे हैं कि वो एक डांस लगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए इस बात को लेकर, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मेरा मन है अपनी बात को कहने का, तो मैं बोलूंगा जरूर। बिल्कुल। सो ये थे यश तिवारी हमारे साथ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े और हमारी ऑडियंस के जितने सवाल थे, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड हो, जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड हो या फिर टॉक से रिलेटेड हो, अपने सारी चीज़ों पर अच्छे से बात की, खुलकर बात की और इतनी आसानी से सारी चीज़ें बता दी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचे और आपके हर सवाल का जवाब दे पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं यानी नेहा उपाध्याय आपसे इजाजत चाहूंगी। देखते रहिए NBT टेक केयर।